जापान भारत में अगले 5 वर्षों में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और भारत की यात्रा पर आए जापान के पीएम फुमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक में यह फैसला हुआ है। शनिवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई और कई समझौतों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मेक इन इंडिया मुहिम में जापान की भूमिका की सराहना की और जापानी कंपनियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। शनिवार को हुई वार्ता में भारत और जापान के बीच 6 समझौते हुए। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। भारत हमारा जापान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है, खासतौर पर नई पूंजीवाद के स्तर पर। और हमने घोषणा करी है कि अगले 5 सालों में हम 5 बिलियन येन का निवेश भारत में करेंगे और हम अपने सहयोग को और भी ज्यादा प्रगाढ़ बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन मुद्दे पर रूस और अमेरिका एक बार फिर भिड़ गए। इस बार जैविक हथियारों के मुद्दे पर दोनों में जोरदार बहस हुई और रूस ने यह आरोप लगाया कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है। अपने इस आरोप के समर्थन में उसकी ओर से अहम सबूत मिलने का भी हवाला दिया गया। Из компонентов биологического оружия. Реализация упомянутого американо-украинского соглашения 2005 года. रूस का ये आरोप अमेरिका को अखर गया और उसने रूस पर दुनिया को गुमराह करने का आरोप मढ़ दिया। It is Russia that has long maintained a biological weapons program in violation of international law. कुछ रोज पहले ब्रिटेन ने भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए जैविक हथियारों के मसले पर रूस को घेरा था और उसने ये आशंका जताई थी कि रूस जंग जीतने के लिए जल्द यूक्रेन पर जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। लेकिन अपने दावे को सही ठहराने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी कोई सबूत पेश नहीं किए थे और अब एक बार फिर यूएनएससी की बैठक में जैविक हथियारों के मसले पर अमेरिका और रूस आपस में भिड़ गए। रूस आरोप लगा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर जैविक और केमिकल हथियार बना रहा है, जिसे अमेरिका ने सिरे से खारिज किया और उल्टा उसने रूस पर ही जैविक हथियारों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जंग शुरू होने के बाद से ही दोनों देशों की ओर से कई बार जैविक और केमिकल हथियारों पर बात हो चुकी है, मगर किसी ने भी अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत दुनिया के सामने अब तक पेश नहीं किया। करीब 1 साल बाद चीन में पहली बार कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत की पुष्टि तक की गई और ये दोनों मौत जिलिन प्रांत में हुई, जिसके बाद वहां टेस्टिंग बढ़ा दी गई और छांगचुआन शहर से इसकी तस्वीरें भी सामने आईं। वहां कोरोना टेस्ट करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से बनाए गए बूथों के बाहर लंबी कतार लगी दिखाई दी। कुछ ऐसी ही तस्वीर वहां के जिलिन शहर से भी सामने आई। वहां भी बर्फबारी के बीच लोग कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लाइनों में खड़े नजर आए, जबकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लाउडस्पीकर की मदद से उन्हें टेस्ट के बारे में जानकारी देते दिखाई दिए। जिलिंग प्रांत में टेस्टिंग की रफ्तार तो बढ़ाई ही गई, इसके साथ ही कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सख्त लॉकडाउन भी लगा दिया गया, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और हाल ही में सिर्फ जिलिंग प्रांत का ही नहीं बल्कि पूरे चीन में कोरोना वायरस बिजली की स्पीड में तेजी से फैल रहा है। देश के करीब 2/3 प्रांत कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाया जा चुका है। वहीं देश भर में करीब 9 करोड़ लोग लॉकडाउन लगने की वजह से घरों में ही कैद हो गए हैं और 2 लोगों की मौत के बाद जिलिंग में तो लोगों के घरों से बाहर निकलने की मनाही है। वहां पुलिस से इजाजत लिए बगैर कोई भी शख्स प्रांत से बाहर नहीं जा सकता, जबकि राजधानी बीजिंग बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट को जरूरी कर चुका है और उनके शहर में पहुंचने के 7 दिनों तक सार्वजनिक जगह पर जाने, ग्रुप में खाना खाने और कार्यक्रमों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 25वां दिन हो चला है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कई इलाकों में भीषण जंग लगातार जारी है और इसी बीच यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें रूस के टैंक को यूक्रेन की सेना ने जावलिन मिसाइल से उड़ा दिया। वीडियो में यूक्रेन के 3 सैनिक दिखाई दे रहे हैं और कुछ दूरी पर उन्होंने एक रूसी टैंक को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला भी किया है, जिसके बाद रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। तस्वीर भी इसका बाकायदा वीडियो जारी किया गया है, लेकिन अभी तक लगातार 25वां दिन हो चला है, जंग जारी है।
WHO ने मान लिया है कि चीन ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे देशों में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है और कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा क्रॉन को इसकी वजह बताया जा रहा है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा तबाही मचा चुके डेल्टा और ओमिक्रॉन के लिए से मिलने की वजह से बना हुआ है। हालांकि चीन में इस नए वेरिएंट डेल्टा क्रॉन के मरीजों का सही आंकड़ा तो सामने अब तक नहीं आया, लेकिन WHO ने फ्रांस, हॉलैंड और अमेरिका समेत कई देशों में डेल्टा क्रॉन के मामले मिलने की बात मानी और WHO जल्द ही इसकी वजह से दुनिया भर में कोरोना की चौथी लहर आने की भी चेतावनी दे चुका है। भारत और जापान के बीच हुई वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई और दोनों देशों ने यूक्रेन में जल्द हिंसा बंद करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। It was essentially, I think, the fact that cessation of violence is an important factor for both countries. The fact that diplomacy and dialogue is important. खार्किव में रूसी हमले की मार एक बिल्डिंग पर पड़ी, जिससे वो मलबे में तब्दील हो गई और इसमें कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आई, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। क्योंकि उनकी जान उस मलबे के नीचे दब गई जो रूसी हमले की देन था। खार्किव में रिहायशी बिल्डिंग पर गिरी रूस की मिसाइल ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। हमला भी ऐसा कि बिल्डिंग का एक हिस्सा बस बचा, बाकी सब जमीन पर बिखर गया। जैसे ही इसकी खबर लगी, राहत और बचाव दल के लोग वहां पहुंचे, जो अपने साथ खुदाई करने वाली मशीन और हाइड्रोलिक क्रेन भी लाए। Це порятунок, чудовий порятунок для хлопця, це чудовий порятунок для його сім'ї। मलबे में दबे एक आदमी को निकालने के लिए तो उन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो बिल्डिंग की छत के हिस्से के नीचे दब गया, जिसे निकालने के लिए पहले लोहे की छड़ काटी गई, फिर एक बचाव कर्मी उसमें जगह बनाकर अंदर गया, जिसके बाद बड़ी सावधानी से उसे बाहर निकाला गया। जब वो बाहर आया तो उसके सिर पर चोट दिखी, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बर्बादी का ऐसा ही मंजर कई और जगहों पर भी दिखा। रूसी हमले की मार झेलते खार्किव में रिहायशी बस्तियां शमशान में तब्दील हो गई हैं। वहां से आए एक वीडियो में तो कतार में मौजूद सारे के सारे घर वीरान नजर आए। मिसाइलों की मार ऐसी कि एक भी घर सही सलामत नहीं बचा। किसी की छत ढह गई तो कहीं दीवार का नामो निशान मिट गया। और बिहार के बेतिया में डीजे चालक की मौत के बाद लोगों ने जमकर तांडव किया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से डीजे चालक की मौत हुई है। युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने भारत नेपाल बॉर्डर के पास बलथर थाने पर हमला बोल दिया और थाने को आग के हवाले कर दिया गया। उग्र भीड़ को देखते हुए सभी पुलिस वाले भी थाना छोड़कर भाग निकले और हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की फोर्स को बुलाया गया और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। हमारे गांव में डीजे बज रहा था, वो डीजे के गाड़ी चला रहे थे, जो डीजे पकड़ के लिए वहाँ से और लेकर थाने में लोग मारा, थाने में एक्सपायर कर दिया। मर गया लोग, तब क्या किया, सारा गाड़ी में आग लगा दिया लोग, थाने का स्टाफ सब आग लगा के भाग गया। यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस के एलीट फोर्स के जवान रूस के करीब नेटो की कोल्ड रिस्पांस वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा बनते हुए नजर आए। एलीट फोर्स के इन जवानों की खासियत यही है कि इन्हें कड़ाके की ठंड में लड़ने के लिए जाना जाता है। खबर है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच हो रहे इस युद्धाभ्यास का मकसद रूस पर दबाव बनाने का है। जवानों के युद्धाभ्यास का वीडियो यहाँ पर सामने आया, जिसमें एलीट फोर्स के जवानों का काफिला बर्फ से ढकी सड़क से गुजरता दिखा। बर्फ से जमे जंगल में टैंक दुश्मन की तलाश में दौड़ते दिखे। इस युद्धाभ्यास के दौरान जवानों ने पहाड़ पर अलग अलग युद्ध के हालात बनाए और फिर उनसे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऊंची चोटियों पर जवानों ने कैसे लंबे समय तक टिककर जंग लड़ा जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग ली। इसके अलावा जंगल में कैंप को कैसे बिना भटके ढूंढा जाए और संभावित दुश्मनों के खतरे का कैसे जवाब दिया जाए, इसका भी अभ्यास किया। C'est l'environnement. Ça va pas être l'ennemi finalement qui est au plus loin ou à... इसके अलावा जवानों ने अलग अलग टुकड़ियां बनाकर अपने टारगेट की तलाश भी की। नॉर्वे में हुए इस युद्धाभ्यास में जवानों ने खराब मौसम में खुद को बचाने और दुश्मन पर फतह हासिल करने की खास ट्रेनिंग ली।